नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माण में कौन कौन से जो सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उन्होंने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन सब स्रोतों की, उन सब सोर्सेज की आज हम चर्चा करेंगे। हम ब्रिटेन की चर्चा कर रहे हैं। आप इसे लोकप्रिय रूप में इंग्लैंड भी बोलते हैं। महाशक्ति के रूप में आज भले ही ये अमेरिका का एक पिछलग्गू देश हो, लेकिन कभी ऐसा टाइम भी था कि जब ब्रिटेन के क्राउन के अंडर में इतना बड़ा एरिया था कि इसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। धरती के एक किनारे से लेके और धरती के दूसरे किनारे तक ब्रिटेनी राज का झंडा फहराया करता था, ब्रिटिश राज का झंडा फहराया करता था। तो ऐसे ही एक महान परंपरावादी देश ब्रिटेन की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख राज व्यवस्था, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। तो आज हम उन सोर्सेज को देखेंगे जिन सोर्सेज ने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है ब्रिटेन के संविधान का। तो हम शुरुआत करते हैं और पहला जो बिंदु लेंगे वो बिंदु लेते हैं महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। देखिए, ब्रिटेन का जो संविधान है ये अलिखित संविधान है और लगभग 1500 साल में जो हमने पीछे घटनाएं देखी थी, इन सब घटनाओं ने मिलकर इसका विकास किया है। ब्रिटेन का संविधान निर्मित नहीं है तो इसका तात्पर्य ये है कि इसका साल 2 साल या 6 साल में निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इसका 1500 से 2000 साल में इसका एक विकास हुआ है। तो ये जो विकास हुआ, इसमें महान अधिकार पत्र या जो ऐतिहासिक प्रलेख है, इनकी बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। ऐसे कौन कौन से ऐतिहासिक प्रलेख है जिन्होंने वर्तमान ब्रिटिश संविधान का निर्माण किया है? ऐसे में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। 1215 में जन दबाव के अंदर तत्कालिक राजा को एक महान अधिकार पत्र स्वीकार करना पड़ा था, जिसे हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। इट मीन्स महान अधिकार पत्र, ग्रेट चार्टर ऑफ राइट्स। 1215 के मैग्ना कार्टा के बाद ब्रिटिश संविधान का एक और स्रोत है पिटीशन ऑफ राइट्स 1688 में। और इसके बाद हमने एक चर्चा की थी कि ब्रिटेन में एक क्रांति हुई जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, और ये बात है 1688 की रक्तहीन क्रांति। इस क्रांति के बाद तत्कालिक राजा अपना पद छोड़कर फ्रांस भाग गया और उसके दामाद विलियम और उसकी बेटी मेरी को संयुक्त रूप से ब्रिटिश राजगद्दी सौंपी गई। और अगले ही साल 1689 में संसद ने उनसे बिल ऑफ राइट्स पे हस्ताक्षर करवाए, अधिकार पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाए। अब हमने इन तीनों की चर्चा क्यों की? देखिए, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। इन दोनों संविधानों में, जैसे हम अपने देश की चर्चा करें, हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं। क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान तो है नहीं, इसलिए वहाँ जनता के अधिकार कहाँ से आए? तो वो आए हैं 1215 के मैग्ना कार्टा से, 1628 की पिटीशन ऑफ राइट्स से और 1689 के बिल ऑफ राइट्स से। तो संविधान है नहीं, तो संविधान में लिखित मूल अधिकार भी नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रिटिश लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन परंपरा के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अधिकार पत्र उनको सौंपे गए हैं वही उनके मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं, ब्रिटिश जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये जो तीनों राइट्स के बिल हैं, वहाँ के एक विद्वान है विलियम पिट, इन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही है कि ये जो तीनों अधिकार पत्र हैं, विलियम पिट बोल रहे हैं कि ये
ब्रिटिश संविधान की बाइबल है ये। खैर, हम ब्रिटिश संविधान के प्रथम स्रोत के रूप में हमने वहाँ के जो अधिकार पत्र थे तीनों, उनकी चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं कि और वहाँ संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो अब हम चर्चा करेंगे वहाँ के संसदीय अधिनियम। यही संसदीय अधिनियम जो समय समय पर बनाए गए वहाँ की राज्य व्यवस्था और वहाँ के अलिखित संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संसदीय अधिनियम क्या होते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को हम संसदीय अधिनियम बोलते हैं, पार्लियामेंट्री एक्ट बोलते हैं हम इनको। तो वहाँ की संसद ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए हैं जो वहाँ की राज्य व्यवस्था और संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही एक कानून 1679 में 1679 में बनाया गया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, हैबिस कॉर्पस एक्ट। इसका तात्पर्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून की इजाज़त के आप बंदी नहीं बना सकते। अगर बंदी बना लिया है तो न्यायालय आपसे उसका कारण पूछेगा, चाहे वो पुलिस ने बंदी बनाया है किसी और ने, कि आपने फलां व्यक्ति को बंदी क्यों बनाया है, इसको कैद में क्यों रखा है। तो 1679 में बंदी प्रशिक्षण का बहुत बड़ा अधिकार दिया गया वहाँ की जनता को। 1911 और 1949 दो बड़े अधिनियम बने, दो संसदीय अधिनियम बनाए गए और इन अधिनियमों के द्वारा वहाँ बड़ी जोरदार व्यवस्था ये की गई कि वहाँ जो संसद का सदन था, लॉर्ड सभा, उसकी शक्तियाँ कम कर दी गई और जो जनता का सदन था, हाउस ऑफ कॉमन्स या जिसको हम कॉमन सभा बोलते हैं, उसकी शक्तियाँ बढ़ा दी गई। इसके अलावा वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 पारित किया गया। मंत्रियों के लिए एक अधिनियम 1937 में और पारित किया गया। स्कॉटलैंड जो कि ब्रिटेन का एक पार्ट है, उसको भी ब्रिटेन में मिलाया गया 1737 में, उसके लिए अलग से एक कानून बनाया गया। तो ब्रिटिश संविधान है वो संसदीय अधिनियमों के द्वारा भी बना है। तो ये संसदीय अधिनियम, संसद द्वारा बनाए गए कानून भी वहाँ के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब हम तीसरे सोर्स की चर्चा करते हैं। वो सोर्स है न्यायिक निर्णय, यानी न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णय। देखिए, किसी भी देश में जो न्यायपालिका है वो वहाँ के संविधान के विकास में और कई बार नई संवैधानिक रीतियों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अपने देश में छोटी सी चर्चा करें, अपने देश का संविधान का एक अनुच्छेद है 368। संविधान का ये अनुच्छेद कहता है कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन एक वाद हुआ, एक केस हुआ 1973 में, 1973 में। ये केस था जिससे हम 1973 की चर्चा कर रहे हैं, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकती। तो अब एक न्यायिक निर्णय ने भारतीय संविधान को कैसे बदला जाएगा, इसकी नई व्याख्या कर दी। तो ये जो न्यायिक निर्णय होते हैं, ये न्यायिक निर्णय संविधान के विकास में और नवनिर्माण में कई बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मील के पत्थर साबित होते हैं। हालांकि ब्रिटिश जो न्यायपालिका है वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि अमेरिका की या भारत की न्यायपालिका है, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू नहीं पाया जाता। वहाँ ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है और इतनी सर्वोच्च है कि ये तक कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद
सिर्फ दो काम नहीं कर सकती। एक तो औरत को पुरुष नहीं बना सकती, एक पुरुष को औरत नहीं बना सकती, बाकी वो सारे कानून बना सकती है। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, फिर भी वहाँ न्यायपालिका के कुछ ऐसे निर्णय हैं जिन्होंने वहाँ के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसे में ही एक केस है समरसेट का केस या समरसेट वाद। इस वाद के द्वारा वहाँ ब्रिटेन में दासता का अंत करने की घोषणा कर दी गई कि कोई व्यक्ति किसी को दास नहीं रखेगा। देखिए, वहाँ संविधान लिखित तो है नहीं, तो ये केस बताता है कि कोई किसी को दास नहीं रखेगा। अब कल को ब्रिटेन में कोई एक मजबूत आदमी किसी कमज़ोर और गरीब आदमी को अपना दास बना ले, तो जो दास बन गया है, अब संविधान तो है नहीं वहाँ, तो वो कैसे मुक्ति पाएगा? तो वो समरसेट केस की चर्चा करेगा। ऐसा ही एक और वाद है हवेलवाद। हवेलवाद में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। गारंटी दी गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, न्यायाधीशों के वेतन के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें। एक और वहाँ बड़ा फेमस केस है वुसेलवाद। वुसेलवाद में वहाँ जूरियों की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। ब्रिटेन की न्यायपालिका की एक विशिष्टता है कि वहाँ निर्णय जूरियों के द्वारा होते हैं। जूरी का तात्पर्य है न्यायाधीशों का एक समूह। तो ये पूरा समूह मिलके और वहाँ फौजदारी के जो मामले होते हैं उनके ऊपर निर्णय करता है। तो ये जो जूरियों के जो न्यायाधीश होते हैं या पूरी जूरी, ये कुछ न्यायाधीशों से मिलके एक जूरी बनती है, एक समूह बनता है, ये सारा मिलके निर्णय करते हैं। तो ये जूरियों की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है वुसेलवाद के बाद। तो हमने तीसरा सोर्स और देखा, न्यायिक निर्णय है। उन्होंने ब्रिटिश संविधान के नींव में बहुत जोरदार काम किया है। अब तक हमने 3 की चर्चा की है, ब्रिटिश संविधान के 3 सोर्सेज की। एक सोर्सेज है महान अधिकार पत्र, दूसरे हैं वहाँ समय समय पर बने हुए संसदीय अधिनियम, और तीसरे हैं वहाँ की न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय। अब हम ब्रिटिश संविधान की एक बड़ी अनोखी व्यवस्था की चर्चा करते हैं, और वो है कॉमन लॉ, सामान्य विधि। ब्रिटेन की कॉमन लॉ उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितना कि हमारे यहाँ संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम निभाते हैं। इट मीन्स इनका कभी भी उल्लंघन नहीं होता। देखिए, ब्रिटेन मूलतः एक परंपरावादी देश है और यहाँ परंपराओं का, रीति रिवाजों का बड़ा सम्मान किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ब्रिटेन में 1640 का 2 दशक था। उस दशक में वहाँ गृह युद्ध छिड़ा। उस गृह युद्ध में वहाँ के राजा को मार दिया गया और राजतंत्र समाप्त कर दिया गया, और उसकी जगह गणतंत्र आ गया और क्रोमवेल वहाँ का राष्ट्रपति बन गया। लेकिन ये गणतंत्र वहाँ 10-12 साल ही चल पाया, क्योंकि लोगों को परंपराओं से बड़ा प्रेम है ब्रिटेन में, अपने रीति रिवाजों से बड़ा प्रेम है। तो वापस वो राजा का राज ले आए, क्योंकि वो परंपरा के रूप में राजा का राज देखते आ रहे थे। तो देखिए, ब्रिटेन में सिर्फ 10 साल ही चल पाया गणतंत्र, वापस वहाँ राजतंत्र आ गया। तब मैं ये कह रहा था कि वहाँ कानून के मामले में भी, संविधान के मामले में भी वहाँ की परंपराएं और रीति रिवाज हैं, उनका बड़ा महत्व है। तो हम चर्चा करें फिर ये कॉमन लॉ क्या होती है, सामान्य विधि क्या होती है। जब ब्रिटेन के न्यायालय वहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो सामान्य विधि बन जाती है। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि सामान्य विधि क्या है। भारत के संदर्भ में चर्चा करते हैं। भारत में हिंदू धर्म की थोड़ी चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में एक पुरुष और एक औरत ने दावा किया कि हमारी शादी हो चुकी है, तो आप वो कैसे बताएंगे? तो हो सकता है कि वो एक वीडियो दिखाएं, जिस वीडियो में
उनके जो फेरे हो रहे हैं, जिसको सप्तपदी बोलते हैं, वो दिखाए जाएं, तो न्यायालय उनकी शादी को स्वीकार कर लेगा। इसका मतलब न्यायालय ने जो पंडित जी ने फेरे करवाए हैं, सप्तपदी कराई है, उसको स्वीकार कर लिया है। चलिए और किसी की चर्चा करते हैं, एक और परंपरा की चर्चा करते हैं। मुस्लिम धर्म में शादी हो रही है और लड़का और लड़की दोनों ही कह रहे हैं कि हमें ये शादी कबूल है। अब इसका वीडियो न्यायालय में दिखाया जाता है कि देखिए हमारी ये परंपरा है कि हम जब कबूल कर लेते हैं तो इसका मतलब हम शादी के लिए राजी हैं, तो हमारी शादी स्वेच्छा से हुई है। तो न्यायालय इस कबूल करने वाली रीति को, परंपरा को स्वीकार कर लेता है, तो यही सामान्य विधि है। तो ब्रिटेन में न्यायालय जब परंपराओं रीति रिवाजों को स्वीकार कर लेते हैं तो कॉमन लॉ बनता है, और वहाँ के संविधान में बहुत बड़ा स्रोत है ये कॉमन लॉ। तो वहाँ क्या हुआ, कॉमन लॉ के तहत हम चर्चा करें सम्राट के जो विशेषाधिकार है, थोड़ी सी उनकी चर्चा करते हैं। वहाँ के राजा के विशेषाधिकार है, जैसे अगर वहाँ कोई भी कानून बना उसके लिए वहाँ के राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और सिंपल वे में समझते हैं, ब्रिटेन में राजा और रानी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कभी भी। तो ये क्या है, ये वहाँ की परंपरा और रीति रिवाज है। लोगों के मन में ये है कि राजा इतना बड़ा पद है कि राजा कभी गलती नहीं करता, तो इसको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कभी केस नहीं किया जाएगा। अब ये बात परंपरा थी, न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया, तो ये वहाँ के कॉमन लॉ में आता है कि सम्राट के जो विशेषाधिकार है। फिर अब चलते हैं संसद की सर्वोच्चता। पहले वहाँ राजा सर्वोच्च हुआ करता था, धीरे धीरे वहाँ राजतंत्र सीमित हो गया। 1628 के बिल ऑफ पिटिशन के बाद, 1688 की क्रांति के बाद और 1689 के बिल ऑफ राइट्स के बाद, और राजा की शक्तियाँ सीमित हो गई और संसद की शक्तियाँ बढ़ने लगी। तो हमने ये देखा कि उसके बाद वहाँ संसद है वो सर्वोच्च हो गई, तो ये भी वहाँ की सामान्य विधि है। अब हम चर्चा करते हैं कि वहाँ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वहाँ संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये वहाँ की परंपरा है कि सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो वहाँ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये वहाँ की कॉमन लॉ है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ प्रथाएं और परंपराएं हैं वहाँ, ये भी वहाँ के ब्रिटिश संविधान का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसी ही परंपरा की एक हम चर्चा करते हैं, और ये परंपरा है, तो हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन के संविधान का एक मुख्य स्रोत है उनकी परंपराएं। जैसे हम देखें कि ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करेगा, वहाँ का पीएम करेगा। तो हम इसकी चर्चा करें कि ये परंपरा बनी कैसे वहाँ, और इसी परंपरा का आज तक वहन पालन किया रहा है। और ब्रिटेन के संविधान ये कहता है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। ये कहाँ है, ये तो परंपरा के द्वारा स्थापित हुआ है। हमने चर्चा की थी कि 1830 के दशक की बात है, ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज प्रथम, और राजा ही मंत्रिमंडल की कैबिनेट की अध्यक्षता किया करता था। सारे मंत्री इकट्ठे हो जाते और राजा उनका अध्यक्ष होता था। लेकिन ये जो राजा था, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज प्रथम, ये इंग्लिश नहीं जानता था, ब्रिटिश भाषा को नहीं जानता था। इसलिए उसने क्या किया, एक सीनियर मंत्री था सर रॉबर्ट वॉलपोल, उसको ये जिम्मेवारी सौंपी कि आप मंत्रिमंडल की मंत्रियों के अध्यक्ष हो, और आज के बाद जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी आप इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो वही मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल जो मंत्रियों का मुखिया था वो प्रधानमंत्री बन गया। और धीरे धीरे ये परंपरा हो गई कि आज के बाद जब कभी मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो उसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री, और वो ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इट मीन्स अब राजा से ये अधिकार ले लिया गया। तो ये परंपरा थी, और धीरे धीरे ये परंपरा स्थायी हो गई। दूसरा, एक और व्यवस्था है ब्रिटेन में कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वही होगा जो बहुमत दल का नेता होगा।
तो जब सर रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय वो विग पार्टी के थे और विग पार्टी का बहुमत था। बहुमत का तात्पर्य है कि अधिकांश लोग उसी के जीते हुए थे, तो वही प्रधानमंत्री बने। तो उसके आगे भी यही व्यवस्था कर दी कि प्रधानमंत्री वही बनेगा जो बहुमत दल का नेता होगा हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे अपने वहाँ प्रधानमंत्री वही होता है जो लोकसभा में जिसके पास बहुमत होता है, यानी जिसके पास 272 MP होते हैं लोकसभा में, वही प्रधानमंत्री बनता है। एक और व्यवस्था की गई कि अगर वो प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देगा तो उसको त्याग पत्र देना होगा। ये भी वहाँ परंपरा बनाई गई। वहाँ के संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस वहाँ की एक परंपरा है। और वहाँ के लोग, मैंने बताया, परंपराओं का बड़ा सम्मान करते हैं, वो संविधान की तरह काम करते हैं। लिखित संविधान जितनी शक्तिशाली होती है वहाँ की परंपराएं। तो हमने एक और वहाँ सोर्स की चर्चा की, एक और स्रोत की चर्चा की कि प्रथाएं और परंपराएं भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ब्रिटेन के संविधान में। अब हम अंतिम चर्चा करते हैं संविधान पर टीकाएं। टीका होती है, देखिए आप कहेंगे कि ब्रिटेन के संविधान तो है नहीं, फिर टीका कौन सी? नहीं, ब्रिटेन में जो भी परंपराएं हैं, जो सामान्य विधि है या जो संसदीय अधिनियम है या ब्रिटेन की राज व्यवस्था कैसी है, इसके ऊपर वहाँ कुछ व्याख्याएं की गई है। टीका का तात्पर्य होता है व्याख्या करना किसी भी चीज़ की। और ये जो संविधान के ऊपर विभिन्न टीकाएं लिखी गई है, इनकी व्याख्या के रूप में जो पुस्तकें लिखी गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भी वहाँ कोई काम, कोई कानून या कोई मुद्दा आता है और समझ में नहीं आता कि इस पे व्यवस्था क्या है, तो वहाँ टीकाओं का सहारा लिया जाता है। संसद के सामने कोई मुद्दा आया, न्यायालय के सामने कोई मुद्दा आया और ये समझ में नहीं आया कि इस पे करना क्या है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान तो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो तो अलिखित संविधान है। तब वहाँ के जो विद्वान है, विभिन्न विद्वान, उन्होंने जो व्याख्याएं की है, व्याख्या के रूप में जो पुस्तकें लिखी है, उनका सहारा लिया जाता है। तो कौन कौन सी टीकाएं वहाँ फेमस है, हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े विद्वान है डाइसी, उनकी पुस्तक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विधियाँ। डाइसी बड़े फेमस विद्वान है। हम जब भी रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, विधि का शासन पढ़ते हैं, तो डाइसी की चर्चा हम जरूर सुनते हैं। तो डाइसी की किताब वहाँ बड़ी प्रचलित है, अधिकांश वहाँ के संविधान विशेषज्ञ इस डाइसी की किताब को पढ़ते हैं। ऐसी ही एक व्याख्या वहाँ एक और विद्वान थे बेजहोट, उन्होंने लिखा था इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का संविधान। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण टीका है। ब्रिटेन में जब भी किसी मुद्दे पे व्याख्या करनी होती है या किसी मुद्दे पे बहस हो जाए, तो ये टीकाएं उनका मार्गदर्शन करती है। जैसे अपने यहाँ अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ लिखित संविधान है, बहुत सारे कानून बन गए हैं, या 300-400 साल पुरानी बातें करें। हिंदुओं में एक केस हुआ। केस ये हुआ कि एक लड़की ने अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा मांगा। मैं 200 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो अब राजा के सामने ऐसा केस पहुँचा कि एक लड़की ने अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा मांगा। अब वो राजा क्या निर्णय देगा? तो राजा क्या करेगा, कानून बना हुआ नहीं इस मामले के ऊपर, वो पुरानी स्मृतियाँ पढ़ेगा, वो मनुस्मृति पढ़ेगा, या वो याक्षवल्क्य द्वारा लिखी गई स्मृति पढ़ेगा, या वो शुक्र की स्मृति पढ़ेगा, या वो बृहस्पति द्वारा लिखित स्मृति पढ़ेगा। और उनको पढ़ के ये देखेगा कि पुराने जो हमारे टीकाएँ हैं, हमारी स्मृतियाँ हैं, उनमें महिला उत्तराधिकार के बारे में क्या व्यवस्था है। और उनमें ये लिखा होगा कि महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। तो वो कहेगा ठीक है, ये पुस्तकें कह रही है कि महिला को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है, तो इस औरत को भी ये अधिकार दिया जाए। तो कुल मिला के तात्पर्य ये है कि ये टीकाएँ हैं, ये वहाँ कोई भी निर्णय करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, संविधान की व्याख्या में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे ही वहाँ एक और टीका लिखी गई है सर अरकरीन में की, वहाँ उनकी जो पुस्तक है वो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। सर अरकरीन में ने एक पुस्तक लिखी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। इस पुस्तक में भी उन्होंने व्याख्या की है कि आखिर कैसे बनाया जाए,
कैसे व्याख्या की जाए भारतीय और ब्रिटेन के संविधान की। तो हमने चर्चा की ब्रिटिश संविधान के विभिन्न सोर्सेज की। वहाँ हमने महान अधिकार पत्र की चर्चा की, संसदीय अधिनियमों की चर्चा की, न्यायिक निर्णयों की चर्चा की, कॉमन लॉ की चर्चा की, परंपराओं और प्रथाओं की चर्चा की, और संविधान के ऊपर बैजहोट की, डाइसी की और सर मे की जो टीकाएँ थी उन सब की चर्चा की। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो हम कहते हैं कि ये है ब्रिटेन का संविधान। तो हमें ब्रिटेन के संविधान के स्रोत हैं ये बिखरे बिखरे और विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नए मुद्दे पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान के बारे में। आपने इस वीडियो को मनोयोगपूर्वक सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सबसे एक निवेदन और था कि आपने अगर ये चैनल गवर्नमेंट कॉलेज मलसी सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आप सब स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ आज नमस्कार।